धस जाए ये धरती या चटक जाए आकाश, न्याय के हाथों होकर रहेगा न्याय का सर्वनाश। आ रहा हूं न्याय के 2 पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने, आ रहा हूं अधर्म का विध्वंस करने। अजमद अली शाह के सबसे बड़े बेटे वाजिद अली शाह, जो इवेंचुअली अवध के आखिरी रूलर थे, 1847 में अवध के सिंहासन पर बैठे। वाजिद अली शाह गायकों, संगीतकारों, डांसर्स और कलाकारों के बहुत बड़े पेट्रन थे। उन्हें आर्किटेक्चर्स में भी काफी रुचि थी। सिंहासन पर आते ही उसने कसीर बाग महल पैलेस का निर्माण शुरू कर दिया। यह बड़ा पैलेस 1848 और 1850 के बीच फर्नीचर और सजावट सहित 80 लाख रुपए की कॉस्ट से बनाया गया था। कसीर बाग के कोर्ट यार्ड को उसके लॉन सहित जिलो खाना कहा जाता था। केंद्र में ईस्ट और वेस्ट छोर पर 2 मरमेड गेट से घिरा हुआ एक बारदारी था। वाजिद अली शाह उस समय अवध के सिंहासन पर बैठे जब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे अवध के सिंहासन पर कब्जा करने के लिए श्योर थी, जैसे भारत का बगीचा, अन्न भंडार और रानी प्रोविंस। भारतीय सब कॉन्टिनेंट में अवध के शाही प्रेडिसेसर और सक्सेसर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए प्रमुख खतरे यही थे। अलग अलग सर्कमस्टांसेस में शायद वो एक शासक के रूप में सफल हो सकता था, क्योंकि उसके पास ऐसे कई गुण थे जो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर को बनाते हैं। भारतीय परंपरा में ललित कलाओं के सबसे उदार और उत्साही संरक्षकों में से एक होने के अलावा अपनी प्रजा के प्रति उदार दयालु थे। जब वो सिंहासन पर चढ़ा तो उसने न्याय के प्रशासन में गहरी दिलचस्पी ली, सुधारों की शुरुआत की और सेना को पुनः गठित किया। वाजिद अली शाह को व्यापक रूप से एक व्यभिचारी और अलग शासक के रूप में माना जाता था, लेकिन उनकी कुछ बदनामी गलत लगती है। निंदा का मुख्य कारण लखनऊ के ब्रिटिश रेजिडेंट जनरल विलियम स्लीमन से आता है, जिन्होंने मैल एडमिनिस्ट्रेशन और लॉलेसनेस को उजागर करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने वहां प्रचलित बताया। हालांकि स्लीमन खुद कई कारणों से सख्त विरोधी थे, राजनीतिक, फाइनेंशियल और एथिकल सहित। अंग्रेजों को उनके द्वारा खोजे जा रहे परोपकार के पहलू के स्थान प्रदान किए, उनके एनेक्सेशन के लिए ऑफिशियल आधार बनाया। हालांकि हाल के अध्ययनों ने सुझाव दिया कि अवध ने तो बैंकरप्ट था और ना ही उतना लॉलेस था जितना कि अंग्रेजों ने दावा किया था। वास्तव में अवध एनेक्सेशन से काफी पहले ब्रिटिश शासन के तहत सभी ऑफिशियल पर्पस के लिए था, जिसमें नवाब एक नाम मात्र की भूमिका से थोड़ा ज्यादा खेल रहे थे। बंगाल प्रेसिडेंट सेना की भर्ती बड़े स्केल पर अवध से की गई थी, जबकि 1855 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहाउसी के निर्देशन में अवध से कोई भी टैक्स रेवेन्यू जो राज्य सरकार की लागत के लिए जरूरी नहीं था, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अप्रोप्रिएट किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लंबे समय से प्रोटेक्टेड उनके राज्य को उनके राज्य अभिषेक की 9वीं वर्षगांठ से 2 दिन पहले 11 फरवरी 1856 को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कब्जा कर लिया गया था। नवाब को मीतिया ब्रूज में गार्डन रीच में निर्वासित कर दिया गया, जो उस समय कोलकाता का एक सबर्ड था, जहां उन्होंने अपना बाकी जीवन एक उदार पेंशन पर बिताया। वो एक कवि, नाटककार, नर्तक और कला के महान संरक्षक थे। शास्त्रीय भारतीय नृत्य के एक प्रमुख रूप में कथक के पुनरुत्थान का श्रेय उन्हें व्यापक रूप से दिया जाता है। ऐसी ही कहानी मेकर्स बाहुबली 3 में भी दिखा सकते हैं। तो आपके क्या विचार हैं इस बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।